नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई और सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत पेश कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल कनाडा में हैं, इसलिए आज भी सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने संचालित की। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद विपक्ष के सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायक सदन के बेल में प्लेकार्ड लेकर आए थे, जिसके बाद विपक्ष के सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए मार्शल आउट कर दिया गया। वहीं विश्वास मत के दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों से पूछते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि महंगाई अपने आप हो रही है, जबकि महंगाई अपने आप नहीं हो रही। इन लोगों ने टैक्स लगाया है, इस वजह से हो रही है। उससे पहले बीजेपी नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीवीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आप पर आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है। साथ ही केजरीवाल सरकार से पूछा कि जब 2400 क्लासरूम की ज़रूरत थी तो 7180 क्लासरूम क्यों बनवाए गए। इतना ही नहीं, टेंडर की कीमत भी 90% तक बढ़ाई गई है। बीजेपी ने मांग की कि सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा सत्र में सभी सवालों के जवाब दें। अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है, उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 3 महीने से जेल में हैं, मंत्री पद से हटाए नहीं गए। तो स्वास्थ्य, आबकारी और जब बार बार कठिन प्रश्न इस मंच से भारतीय जनता पार्टी पूछती है और दिल्ली की प्रदेश इकाई आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूछती है, तो हमने देखा वो कहते थे पूरे विश्व के ऐसे बढ़िया शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है, इसलिए उनको राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने भी कहा कि जब बात तथ्यों की हो रही है और इनका घोटाला उजागर करना हमारा दायित्व है, तो बात शिक्षा की ही हो जाए। और इस उम्मीद से आज ये बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार का एक और भ्रष्टाचार उजागर करके कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे। बहुत भारी मन से एक बात कहेंगे, 1 रुपए का घोटाला भी हो तो वो भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य और आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं, एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है। लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई। इन्होंने जाके इनको बोला, सारे अरबपति दोस्तों ने इनके, कि हमारे बैंकों के कर्जे माफ करा दो। और इन्होंने एक एक करके बैंकों के कर्जे माफ कराने, इनके सबके दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले जब संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद के अंदर केंद्र सरकार ने खुद ये बयान दिया है कि पिछले 5 साल में हमने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे। किसी के 7,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 15,000 करोड़ माफ कर दिए। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
एक किसान ने बेचारे ने 50,000 रुपए का कर्जा ले रखा है, उसकी जमीन कुर्की कर देते हैं ये, उसका कर्जा माफ नहीं करते। एक बेचारा स्टूडेंट पैसे लेके कर्जे लेके अपनी डिग्री करता, उसके कर्जे माफ नहीं करते, उसके पिताजी की जमीन कुर्की कर देते हैं। एक बेचारा किसी ने मिडिल क्लास का आदमी है, उसने एक गाड़ी खरीद ली कर्जा लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता ये गाड़ी जब्त करने आ जाते हैं। अगर एक मिडिल क्लास वाले ने घर खरीद लिया, लोन लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता उसका घर जब्त कर लेते हैं। इनके यहां कोई एक दोस्त आया, बोला जी मेरे 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। ये मंत्री को बुलाते हैं, हाँ भाई दही पे टैक्स लगा दे। फिर दही पे जितना टैक्स आता है उससे एक दोस्त के कर्जे माफ। फिर दूसरा दोस्त आता है, मेरे जी 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। फिर कहते हैं हाँ भाई छाछ पे टैक्स लगा दे। फिर वो छाछ से जितना पैसा आता है उससे दूसरे दोस्त के कर्जे माफ। ये ठीक है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। आज अगर ये लोग अपने दोस्तों के कर्जे जितने माफ करें वो रिकवर कर लें, इस देश से महंगाई दूर हो सकती है। कहीं ना कहीं लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और केजरीवाल लगातार पिछले दिनों जो सत्र हुआ था लोकसभा और राज्यसभा का, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार ने जवाब दिया था उसको भी आधार बना के बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों कर्जा माफ़ किया जा रहा है उद्योगपतियों का और गरीबों पर या गरीबों के दूध दही छाछ पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। केजरीवाल ने आज विधानसभा में जमकर बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई में इन सब के बीच जनता का कोई फ़ायदा या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में बीजेपी ने सीवीसी रिपोर्ट का हवाला भी दिया है और कहीं ना कहीं केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं। और देखना होगा कि क्या वाकई में इस लड़ाई से जनता को कुछ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हालांकि अभी तक जनता को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक युद्ध, द्वंद्व, द्वेष देखने को मिल रहा है। फ़ायदा जनता के लिए पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन उस पर लगातार संघर्ष सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और ये संघर्ष सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है या उनकी दुविधाएं दूर करने के लिए है, यह अभी तक समझ से बाहर है। अब कैसे इसका हल होगा, क्या वाकई में जो जनता है उसको न्याय मिलेगा, क्या वाकई में इस राजनीतिक द्वेष से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है इससे कोई जनता के लिए जीवन आसान होगा, ये शायद नहीं होने वाला है। लेकिन राजनीतिक सियासी हमले लगातार जारी हैं और ऐसे में सभी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए जो होना है, अभी सारे संकल्प
उससे बहुत कोसों दूर है। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी ने आज विश्वास मत पेश किया और हंगामे के बाद बीजेपी ने, केजरीवाल ने यह भी बोला कि बीजेपी ने एमएलए खरीदने के लिए 6300 करोड़ रुपए खर्च किए। विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आलोक वत्स, नेता बीजेपी, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले हम अभिषेक तिवारी आपके पास आएंगे। अभिषेक तिवारी जी, लगातार आप बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी आप पर हमला कर रही है, लेकिन इससे जनता का क्या फायदा है? नमस्कार। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का एक झूठ का पर्याय बन चुकी है। केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को, जहां भी भारतीय जनता पार्टी को जिस भी स्टेट में वहां की जनता पूरी तरीके से नकार देती है, वहां की जनता उनको राजनीतिक सत्ता से, राजनीतिक गलियारों को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकती है, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी, वहां के जो सरकार में लोग हैं, नंबर 2 के जो नेता, नंबर 3 के नेता है, उनको डराने का, उनको धमकाने का, उनको ब्लैकमेल करने का काम करती है। ये पूरा क्रोनोलॉजी समझिएगा, आपके दर्शकों को भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, जब से इनकी सरकार केंद्र में है, न जाने कितने स्टेट हैं, मैं बहुत लंबी फेहरिस्त में कुछ स्टेट का आपको एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र आप ले लीजिए, कर्नाटका आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश आप ले लीजिए, गोवा आप ले लीजिए, मणिपुर आप ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश आप ले लीजिए। आने वाले टाइम पे झारखंड की सरकार गिराने वाले, बिहार में आप देख रहे थे किस तरीके से इन लोगों ने सरकार वहां पे गिराई। वहां पे केवल और केवल विधायक खरीदने के काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लगभग 2.25 एमएलए खरीद चुके हैं। 3.25 एमएलए में इन्होंने 5500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है, भारत की एक जनता ये पूछना चाहती है, ये 5500 करोड़ रुपए आए कहां पे? यही सेम चीज, यही सेम टैक्टिक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पे इन्होंने अपनाने का प्रयास किया। हमारे नंबर 2 के नेता माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पे इन्होंने सीबीआई रेड डलवा दी। मैं कह रहा हूँ, आज 10 दिन लगभग हो गए, बताइए सीबीआई रेड में इनको क्या मिला? इनको कुछ नहीं मिला, एक अठन्नी नहीं मिला, एक वहां पे अनअकाउंटेड चीजें नहीं मिली, ना सोना मिला, ना चांदी मिला। 900 लोगों की टीम, सीबीआई की 900 लोगों की टीम 31 जगह पे छापा इन्होंने मारा, इनको कुछ नहीं मिला। तो इससे एक बात तो तय होता है, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोगों को डराने और धमकाने का काम करता है। हमारे 12 विधायकों का अप्रोच किया गया, उनको 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। शायद इनको पता नहीं था, हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सिपाही है। आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक हीरा है, यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा है। हम भगत सिंह और अम्बेडकर के राह पे चलने वाले लोग हैं। ये आपके 20 करोड़ क्या 20,000 करोड़ रुपए दोगे तो भी हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक बिकने वाले नहीं। आम आदमी पार्टी गद्दारी नहीं। मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी दौलत नहीं बनी है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो रकम नहीं है जिससे हमारे विधायकों को ये खरीद सके। हम लोग अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से चुनकर भेजा, दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की जनता के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमें जो कुछ भी करना पड़ेगी दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं, और वो हम बखूबी कर रहे हैं जिस तरीके से गवर्नेंस हम दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। आज पूरे देश की जनता 130 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को आपा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले टाइम पे ये पूरे देश में फैलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को केवल और अरविंद केजरीवाल के बढ़ती लोकप्रियता पे घबराहट है, पूरी तरीके से बौखला गए। नहीं, ये तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, पहले तो चले ही गए थे ना। शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, बहुत सारे नाम है, कम से कम 10-15 नाम तो मैं गिना सकता हूँ जो चले गए। तो अब आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं जाएंगे? पहले तो चले ही गए थे ना। 2014 के अंदर हमारे 28 विधायक थे, इनके 32 विधायक थे। इनको 4 बहुमत के लिए कम थे विधायक। हमारे सारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया। हम लोग जनता के सामने, मीडिया के सामने पूरी तरीके से आए, बोले कि
भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ रही है, हमारे विधायकों को खरीदने का प्रयास करे। लोग बोले नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हमारे संगम बिहार के विधायक दिनेश मोहनिया ने इनके भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष देव सिंह डागर का स्टिंग कर लिया। स्टिंग करके देश की जनता और मीडिया के सामने ये देश दिखाया, भारतीय जनता पार्टी का अपलित चरित्र और चेहरा दिखाया, उनको बेनकाब करने का काम किया। यही चीज उन्होंने अब दोबारा कोशिश किया है। इस बार भी हम लोग बेनकाब करेंगे। और आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक, आज अरविंद केजरीवाल जी के घर पे उस दिन मीटिंग हुई थी, आज विधानसभा के अंदर हमारे बापटो विधायक ने एक पर में बोला, अरविंद केजरीवाल जी हम आपके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। भारत को नंबर 1 बनाने का जो आपका सपना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के जो आपके सपना है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितनी भी साजिश कर लें, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितनी भी छल कपट कर लें, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक सांसद, एक एक नेता अरविंद केजरीवाल से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और दिल्ली की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार आज पूरी तरीके से स्टेबलाइज है और दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, अब उनके बड़े बेटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी तरीके से तैयार है। करें जो दिल्ली के अंदर विकास की बयार चल रही है निरंतर, वो जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, दिल्ली की जनता आने वाले टाइम में इनको सबक सिखाए। ठीक है आलोक जी, अरविंद केजरीवाल आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं 6300 करोड़ रुपए तो आपने खर्च कर दिए विधायक खरीदने में, 800 करोड़ दिल्ली के लिए रखे थे सरकार के विधायक खरीदने के लिए, उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया है, अब आप कर क्या लेंगे? और उसके बाद 10 लाख करोड़ आपने कर्जा माफ़ कर दिया उद्योगपति मित्रों का। बताइए, आरोप तो सारे के सारे गंभीर हैं। आरोप लगाना तो बहुत आसान काम, लेकिन आरोप को साबित करना उतना ही कठिन काम। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं 2600 करोड़ के बाद 800 करोड़, वो स्रोत कहाँ से मिला? 10 लाख करोड़ का तो सही है ना? 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का तो सही है ना? राज्यसभा में आपने कहा है कि ये माफ किया हुआ है, ये माफ किया है, ये तो सही है ना? किया गया, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो ऐसे ही कर्ज माफी नहीं दे गई कि उनको कोई रियायत नहीं प्रदान कर दिया गया। वो आरबीआई के नॉर्म्स के साथ जो उसमें इस तरीके की गुंजाइश निकलती थी उसके वो तो सब निकलवा ली जाती है, सरकार चाहती है तो सारी गुंजाइश निकल जाती है। अधिकारी वहाँ पे खड़े रहते हैं फाइलें लेके कि ये 4 वैकल्पिक मार्ग निकाले गए हैं। आप तो बहुत खूब जानते हैं वहाँ क्या होता है, सरकार कोई सी भी हो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वैकल्पिक मार्ग निकालने के लिए ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जब सरकार को करना होता है तो रास्ता निकलवाने के लिए पूछ लिया जाता है, एडवाइजरी ली जाती है कि कितने वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं, कौन सा अच्छा हो सकता है जिस पर विपक्ष घेर ना सके, मीडिया घेर ना सके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने सरकार गिराने की कोशिश की, उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है, अब क्या कहेंगे? और वो कह रहे हैं कि अपने मित्रों का कर्जा माफ़ करने के लिए लोगों के दूध दही पर टैक्स लगा रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जो कमेटी है और जीएसटी, उसमें सभी दल के लोग, और जो कोई भी फैसला लिया जाता है वो आम सहमति से जो फैसला नीतिगत तय होता है। एकदम नई बात बता दी है आपने, आम सहमति तो कोई इस पर बनी नहीं कि सभी दलों ने कह दिया हो आप दूध दही पर जीएसटी लगा दो। आपको शायद मालूम नहीं है कि इन पर पहले भी वैट था। ये कोई पहली बार? अरे पहले सर क्या था, पहले क्या नहीं था, पहले तो सब कुछ खराब था, तभी तो आप ये कह के आए थे लोगों से कि हम ये कर देंगे, एक के बदले 10 सिर ला देंगे, लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा, लोग बिल्कुल दूध दही की नदियां भारत में बहेंगी, सम्मान से रहेंगे। ये थोड़ी कह के आए थे कि दूध दही पर टैक्स लगा देंगे, विधायक खरीदते डोलेंगे, सरकार गिराने का काम करेंगे, लोकतंत्र की शुचिता को कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये थोड़ी कह के आए थे सर। देखिए त्रिशूल जी, बेबुनियादी बातें
करना शोभा नहीं देती। आपको लगता है भाई, आपको लगता है आपके समर्थन में बात करो, आपका झंडा लेके घूमो, आपके नारे लगाओ, तो आपको लगता है कि ये चैनल बिल्कुल सही बात कर रहा है। आपसे 4 सवाल पूछ लो, आपको लगता है बेबुनियादी बात है। अगर जनता के दूध दही पर टैक्स लग रहा है और आपसे सवाल पूछ लिया जा रहा है, आपको क्या परेशानी है? आप बताइए, स्वीकार कीजिए इसमें। नहीं, आपने अभी कहा कि हम एमएलए खरीदते फिरते हैं, ये आपने बेबुनियादी बात कही। अरे ये विपक्ष आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, हम क्या कह रहे हैं? विपक्ष तो आरोप उसी का जवाब दो। हम आरोप लगाने लगेंगे, हम तो बता ही देंगे। आपको कम से कम ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अरे भाई, विपक्ष पूछ रहा है तो आपसे ना पूछें। विपक्ष जवाब दे दो। कर रहा है। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं 6300 करोड़। पूछो, अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिख के पूछो, जवाब मांगो कि कैसे 6300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बताओ। अरविंद केजरीवाल इज ए नॉन सीरियस नेता। तभी दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तभी पंजाब में मुख्यमंत्री बना लिया। आपके 55 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई पंजाब में। भाई सच को स्वीकार करिए, सच को स्वीकार करिए आलोक जी, बड़े प्रबुद्ध वक्ता हैं आप। दिल्ली में उन्होंने जनता को फ्री बीज देके खरीदा हुआ है। आपने नहीं दिया फ्री बीज, और सुप्रीम आपने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अकेले आम आदमी पार्टी के ऊपर बोला है ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने अकेले आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। योगी सरकार ने नहीं दिया, कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, फिर आम आदमी पार्टी को क्यों धकेला जा रहा है? ये तो सबके लिए भाई, आदेश सबके लिए कहा जाएगा। ये तो देखिए, अगर घोटालों की बात आए, हाँ, तो इनके दो स्वास्थ्य मंत्री जेल में, और शीघ्र मैं आऊंगा अभिषेक जी, आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जेल जाने वाले। तो जिस पार्टी में शुचिता नाम की चीज नहीं हो, अंदर खाने कुछ और चल रहा हो, ऊपर से मुखौटा ओढ़े हुए कि हम गांधीवादी हैं, गांधी जी की प्रतिमा को भी जाके इन्होंने गंदा कर दिया। तो ऐसे लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। अब ये गुजरात पहुंच गए, वहां भी ये फ्री बीज अनाउंस करने लगे। तो इन सब चीज से उसके बाद ये देश के प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा। तो भाई लोकतंत्र है, ये तो देखना कोई, मुझे नहीं लगता कोई गुनाह है, कोई भी देख सकता है। तो अगर आप राहुल गांधी सपना देखते हैं तो उनकी हंसी उड़ा देते हैं, केजरीवाल देखें तो उनकी हंसी उड़ा देते हैं, ममता बनर्जी देखें तो उनको आप उड़ा देते हैं हवा में। भाई प्रधानमंत्री का बनने का सपना कोई भी देख सकता है, लोकतंत्र है। ऐसा है कुसुम जी, हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है। हाँ, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। देखिए ना, हम तो कह रहे हैं आपसे, देखिए। आप तो कैसे देखेंगे, आप तो बीजेपी में हैं। एक मिनट, ये बोल रहे दीजिए थोड़ा, लेकिन यथार्थ का भी मूल्यांकन होना चाहिए। अरे यही तो नहीं हो रहा है भाई, राजनीति की विषमता सबसे बड़ी यही है, वर्तमान की विषमता यही है राजनीति में। लोकतंत्र में यथार्थ का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, यथार्थ को दबाने की कोशिश हो रही है, और सत्ता पक्ष पूरा प्रयोग कर रहा है, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष हो और कहीं भी हो, किसी भी राज्य में। मैं आऊंगा आपके पास। संजय राणा जी, इतनी सारी बात सुनी है आपने, क्या लगता है आपको, यथार्थ का मूल्यांकन हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि अभी तक मैं कुछ बातें सुन रहा था, मेरी आवाज थोड़ी इको कर रही है जी। देखिए सुबह जी, ऐसा है कि सारी बातें सुन रहा था, लेकिन बातें करना और सिद्ध करना दोनों बड़े अलग अलग बातें होती हैं। देखिए, अगर आप, हमारे मित्र तिवारी जी बोल रहे थे कि इनके विधायकों को खरीदने की बात चल रही है, लेकिन इनको समझने की जरूरत, इनके कितने विधायक दिल्ली में है। दिल्ली में इनके तकरीबन 67 विधायक और मेजोरिटी बनाने के लिए तकरीबन 36 विधायक की जरूरत है। अगर 5 और 10 विधायक इधर उधर हो भी जाते हैं तो भी सरकार नहीं देती है, और बीजेपी के पास सिर्फ 3 विधायक हैं, अगर 10 उसमें जोड़ भी दे तो भी 13 होता है। तो लॉजिकल बात करना चाहिए, इसमें तथ्य हो। अगर इनके पास कोई फोन आया था या किसी भी तरह की कोई लालच, मुझे लगता है इनका डेटा ठीक कराइए, डेटा ठीक कराइए। हाँ, आप डेटा ठीक करिए। 8 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के भाई, 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, इन्होंने 8 विधायक हैं और 62 आपके हैं। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजय राणा जी, यथार्थ का मूल्यांकन कैसे होगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को दांव पे लगा रहे हैं। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपकी आवाज मिल रही है, लेकिन आप जब चैनल में किसी को भाई साहब बैठक बुलाते हो, बैठाते हो, एक तरीका एक तरीका होता है, मैनर्स होते हैं, क्या? उस हिसाब से जरा डिबेट कराया करिए, ठीक है? नहीं, क्या मैनर्स क्या होते हैं, बताइए आप, क्या मैनर्स होते हैं इसमें? Hang on. हाँ। Allow me to complete. हाँ, If you want to take a प्रवचन from आम आदमी पार्टी and you, we are not here to take your प्रवचन. नहीं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं सर। ये आपको डिबेट में बुलाया है, सवाल लेने के लिए बुलाया है। नहीं, आप ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा संजय जी, आप बहुत सारे चैनलों में जाते होंगे, वहाँ ऐसा होता होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका है इंटेंशन, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, क्या तरीका बात करने का भाई? तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आपको सवाल ले रहे हैं हम, ठीक है? सवाल अब आप जवाब दीजिए, मैंने आपको समय दिया है, जवाब दीजिए। संजय जी, इतना गुस्सा नहीं करते, आप राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी हैं। हाँ, नहीं, आप अपना गुस्सा अपनी जगह रखिए, लेकिन जवाब दीजिए। देखिए सुबोध जी, you cannot decide my destiny. कि मुझे क्या करना है। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, गुस्सा नहीं हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जिस तरह आप डिबेट करा रहे हैं, मतलब किसी से आपने प्रश्न पूछा, उससे आंसर नहीं लिया, काट दिया। अगर आपको ऐड पे जाना था तो क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए ना। आपको ऐड पे जाने से पहले जवाब दे के गए थे ना, आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब दे नहीं रहे हैं, आप 50 बातें कर रहे हैं। जवाब मांगा आपने? आपसे जवाब मांग रहे हैं, यथार्थ के मूल्यांकन क्या? 50 बातें कर रहे हैं। देखिए 50 बातें नहीं कर रहे, you don't have a manner to talk. चलिए आप हटा दीजिए इनको, चलिए हटाइए आप इनको, हटाइए आप इनको। आलोक जी, मैं आऊँगा आप पास। अभिषेक तिवारी जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वंद्व में जनता पिस रही है? शेखर जी, अभी राजनीतिक विशेषज्ञ आपके बन के आए थे, मैं उनसे थोड़ा डेटा करेक्ट क्या कर लिया, पता नहीं क्यों नाराज हो उनको डेटा पता नहीं है और गुस्सा हो रहे हैं भाई, नाराज हो रहे हैं। उनका जी पता नहीं क्यों नाराज हो गए हैं। मुझे लगता है अगर मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी। आपकी देश की जनता और आपके दर्शक बखूबी समझ रहे हैं कि उनका क्या एजेंडा है। मैं दो तीन मेरे सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से। मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्या होता है कि जब विपक्ष में आपकी जो सीबीआई है, जो आपकी ईडी है, वो केवल और केवल विपक्ष के नेता ही वो होते हैं, और वही जब विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार के लिए, जिसके लिए आप कैंपेन चलाते हैं, जिसके लिए पूरी तरीके सुनियोजित रूप से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले उसको कैंपेन चलाती है, और वही लोग जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ जी, मैं कुछ लिस्ट बता दे। मुकुल राय का आपने नाम सुना होगा। मुकुल राय फारदा चिटफंड में इतना बड़ा नाम था। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह जी तक, नितिन गडकरी से लेकर के शिवराज सिंह चौहान तक पूरी तरीके से पानी पी करके बोलते थे भ्रष्टाचारी है। क्या वो आज ईमानदार हो गए? उनको आपका पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना गया। अनिल शर्मा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, पेमा खांडू जी, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेल्लारी जी, शिवराज सिंह चौहान, रमेश पोखरियाल निशंक, नारायण राणे, वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, विजेंद्र जय पांड्या, परसोत्तम फबरिया, शुभेंदु अधिकारी, न जाने बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो आज देश की जनता ये कह रही है कि ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचारी होता है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, अगर वही आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज वॉशिंग मशीन बन गई, इधर से भ्रष्टाचारी डाले, उधर से ईमानदार बन के निकलेगा? मुझे लगता है कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमारा जो संघीय ढांचा है, जो हमारे संविधान की खूबसूरती है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दे करके गए हैं, मुझे लगता है उसके लिए भी ठीक नहीं है। आज सरकार आपकी है, आज कल किसी और की सरकार आएगी। आज आप प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो कोई और प्रधानमंत्री होगा। लेकिन जो लोकतंत्र की शुचिता है,
विश्व का सबसे बड़ा जो डेमोग्राफी है, जिसके लिए भारत का नाम जाना जाता है विश्व में, उसको तो मत खत्म करिए। जो संघीय ढांचा है उसको तो मत खत्म करिए। मेरा आपसे कहना है कि आप जांच करिए, आम आदमी पार्टी वालों का पूरी जांच कराइए, सीबीआई कराइए, ईडी कराइए, इनकम टैक्स कराइए, 2-4 को एजेंसी है वो भी कराइए। लेकिन आज ये सवाल उठ रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके जांच एजेंसियों का हम लोग स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितने जांच एजेंसी भेजना चाहे बताए। चंद्रशेखर जी, मैं आपको बताऊं, इन्होंने पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड मारा, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी के घर पे मिला। सत्येंद्र जैन के खिलाफ इन्होंने सीबीआई रेड करा, 3 साल तक केस चला सर्विसेज वाले मामले में। उसके बाद बोला जी कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जांच करिए, लेकिन ये जिस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी स्वागत करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। ठीक है। आप हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, छोड़ के ले आइए, मैं आपको ये कर दूंगा। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये रास्ता बिल्कुल अपनाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, आलोक वर्ष जी हमारे साथ है, बीजेपी से अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। चर्चा जो चल रही है वो ये है कि लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है तमाम तरह के, लेकिन यथार्थ का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है और जनता को जो लाभ मिलना है वो मिलने में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वंद्व आड़े आ रहा है। क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है, और ये यथार्थ का मूल्यांकन कैसे होगा? चलिए मैं आऊँगा आपके पास। आलोक जी, इस लड़ाई में जनता का फायदा कैसे होगा? चलिए, जनता का फायदा नहीं हो पा रहा है और तमाम बातें, ढेर दुनिया भर की बातें यहाँ हो रही हैं। आज आम आदमी पार्टी और भाजपा में कलह की जो 2 बड़ी वजह मानी जा रही है, उसमें एक ये है कि आबकारी नीति को लेकर 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी करीब 14 घंटे तक चली थी और सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद से ही आप केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ मुखर है। सिसोदिया ने छापे के बाद कहा था कि भाजपा ने उन्हें आप छोड़ने और सीएम बनाने का ऑफर दिया था। वहीं भाजपा ने जवाब में ये कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए आम आदमी पार्टी झूठ का माहौल बना रही है और शायद यही कहानी है जिसमें आम और बीजेपी आमने सामने लड़ाई में घिरी हुई है। इंदुकांत दीक्षित जी, ये यथार्थ का मूल्यांकन कैसे होगा? सब अपने आप को पाक साफ करने की कवायद में लगे हैं। प्रश्न एक बार इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर सवालों की बौछार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अब तक, 10 लाख करोड़ उद्योगपति मित्रों के माफ़ कर दिए, और दिल्ली में बीजेपी सरकार गिराना चाहती थी। विश्वास मत पारित भी करवा लिया है आज अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि इसकी ज़रूरत कितनी थी कितनी नहीं थी ये तो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा पता है, लेकिन यथार्थ का मूल्यांकन कैसे होगा और जनता को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा इस राजनीतिक द्वंद्व के बीच में? देखिए चंद्रशेखर जी, मूल बात ये है कि इस ढंग के आरोप लगा करके और पीछे हटने का आपका एक रिकॉर्ड है। मेरा ये मानना है कि ऐसे जब समस्या होती है और ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रेडिबिलिटी। जिसकी जितनी क्रेडिबिलिटी होती है उसका उतना महत्व होता है। अब सवाल उठता है कि क्योंकि अभी महाराष्ट्र का केस हुआ है तो क्रेडिबिलिटी का सवाल कई लोग भाजपा पे भी उठा रहे हैं, तो दोनों ही एक तरह से इस मामले में क्रेडिटेड भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब फिर ये सवाल उठता है चंद्रशेखर जी कि किसकी क्रेडिबिलिटी कितना कम है कितना अधिक। आम आदमी पार्टी का मेरा ये मानना है कि पूरा रिकॉर्ड है ये, जब से इसका जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद से, कि वो कितने लोगों से, तमाम लोगों ने डिफेमेशन के केस के सबके खिलाफ कागज नहीं चाहते थे। उनकी राजनीति की शुरुआत इसी से हुई कि हम सबके पोल खोल देंगे,
लेकिन वक्त ऐसा आगे बढ़ा कि सबका पोल खोलने के बजाय उन्हीं की पोल खुलती चली गई। वो कितना सच बोलते हैं कितना गलत बोलते हैं ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। तमाम लोगों ने जब डिफेमेशन के केस के तो कोर्ट में घूम घूम करके गडकरी जी के खिलाफ, जेटली जी के खिलाफ तमाम जगहों पे आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ने माफिया मांगी। और तो और जो उन्होंने बनाया था, आपको मालूम है कि अपने यहाँ एक अनोखा प्रयास किया था, क्योंकि लोकपाल के आंदोलन पे जो अन्ना का था उससे जन्म हुआ था इनका। इन्होंने पार्टी के अंदर अपना लोकपाल पहला रखा था, आपको याद होगा, एडमिरल एल रामदास को। लेकिन जब अपने को छाने की बात आई इनको कि किसी भी तरह से हम जो बोलेंगे माई वे इज द राइट वे, तो एडमिरल एल रामदास की चीजों अगर आपको याद हो, इन चीजों से क्या हुआ कि अपनी व्यवस्था पे अपने सिद्धांतों पर इतनी बार समझौता किया आपने कि आपके इन आरोपों पर हमें लगता है कि जनता को बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। अब ये रही भाजपा की बात। भाजपा अगर अपने काम काज से अपने चरित्र से साबित करे, जैसा मोदी जी के बारे में एक आप जानते हैं दुनिया में एक इंटीग्रिटी का मामला है। अगर यही बात, चूंकि मोदी के नाम पे भाजपा सब जगह वोट ले रही है, लेकिन उनके सारे नेताओं के बारे में ये बात नहीं कहा जा सकता है। उनके भी कुछ नेता है जिनके व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र के बारे में प्रश्न उठते रहते हैं। लेकिन ये जो एक मोदी नाम का चेहरा भाजपा के पास है, मेरा मानना है कि विश्वसनीयता के मामले में इसके मुकाबले विपक्ष के पास बहुत रेयर लोग हैं। इसलिए इस मामले में कहीं न कहीं आपका पक्ष जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, ये पूरी तरह जनता में स्वीकार्य नहीं होता है। जी ठीक है। आलोक जी मैं आऊँगा अभिषेक तिवारी जी आपके पास। आलोक जी देखिए, बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और सबसे बड़ा आरोप ये है कि सरकार गिराने की कोशिश आप कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं जी। इनके पास अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन सा चेहरा है? दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी आज तक लोगों के ऊपर मानहानि सबका मुकदमा ये सब किए हैं और करीब 7 नेता हैं जिनसे वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं कि मेरे से गलती हो। उसके बाद उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, जिसका अभी तक कोई पता नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा था सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सारी सुविधाएं हो गए हैं। तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। और दूसरी बात, जो ये बार बार बोल रहे हैं कि हमने 8 करोड़ रुपया दिल्ली के एमएलए की बोली लगाई थी, तो त्रिशूल भाई कहीं तो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, कहीं तो इसके सीसीटीवी में कोई बंदा इनके घर जाता दिखाई देता होगा। एक बंदे ने भी 8 करोड़ लेके सार्वजनिक तौर पर दिखा दिया होता कि ये देखो ये 8 करोड़ इस आदमी ने मुझे दिया है। तो बातें करना और बातों को साबित करना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर। लेकिन एक बात निश्चित है कि किसी ने भी हिंदुस्तान में राष्ट्रीय संपदा का दुरुपयोग किया है, मोदी की सरकार पाताल से भी उसको खींच के बाहर ले आएगी, चाहे कोई हो। अब आलोक जी देखिए, आलोक जी, ये अभिषेक तिवारी जी, आलोक जी ने बहुत वाजिब बात कही है कि कोई एक बंदा ऐसा ले आते आप जो ये कह देता कि देखिए ये मेरे पास कॉल आया है, ये मुझे पैसा देने की कोशिश की है। वाकई में आपको आधार और कुछ ना कुछ तो साबित करना होगा ना। देखिए आलोक जी, ऐसे कह देने भर से क्या होगा बताइए। अभिषेक जी मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बिंदुवार सारे पहले सवाल जो उन्होंने अपना प्रश्न रखा है उसका जवाब आप दे दीजिए। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। मैं वो पहले उसी के जवाब दे देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी किलर की तरफ काम कर रही है। किलर की मतलब कि ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की हत्या। आप एक बात बताइए, क्या महाराष्ट्र के अंदर जब एकनाथ शिंदे वहां पे जाकर के होटल में बैठे थे, 5 स्टार होटल में, जनता के पैसों को उड़ा रहे थे, जनता के पैसों का बर्बाद कर रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी कौन एकनाथ शिंदे मैं तो जानता ही नहीं। जब इन्होंने प्रेमा खांडू किया, बोले कौन प्रेमा खांडू जी, मैं तो जानता ही नहीं। जब इन्होंने कर्नाटका की सरकार गए, बोले मैं तो जानता ही नहीं जी। जब इन्होंने गोवा की सरकार गए, बोले मैं तो जानता नहीं।
एक किलर है, एक डेमोक्रेसी को किल कर रहा है, उसका पैटर्न सेम है और वही पैटर्न दिल्ली सरकार को गिराने का कोशिश किया है। आप बोलते हो कि क्या, अरे उसको गिरफ्तार करो। नहीं, आठ विधायक को कितना समर्थन मिला? 4 विधायकों को, चंद्रशेखर जी, हमने 4 विधायकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस देश की मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने लाकर रखा और समय आने दीजिए, सही मंच पे सारे मीडिया वालों को बुलाएंगे। जैसे हमने 14 सितंबर 2014 को दिनेश मोहनिया ने इनके उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का भारतीय जनता पार्टी का बेनकाब किया था, इनका चाल चरित्र और चेहरा को बेनकाब किया था, वो देश की जनता को सामने बताया। समय आने दीजिए, ये भी बता देंगे। नंबर 2, अभी इंदु जी कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जब से जन्म हुआ है, आम आदमी पार्टी का हमेशा यही रहा है, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम कट्टर देशभक्त लोग हैं, हमारे इंसानियत है, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है। हमने जो दिल्ली के अंदर काम किया चंद्रशेखर जी, जो हमने वो पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जो का उदाहरण बना हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी देश के हितैषी होते, अगर नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में भारत का नाम करने के लिए उनका कोई भी मौका होता, तो अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर का वर्ल्ड समिट में बुलाया जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका मुख्यमंत्री बहुत शानदार काम किया, उसको विश्व के नेता सुनना चाहते हैं। अरे तो भाई वहाँ तो मेयर की प्रेस, वो मेयर की कॉन्फ्रेंस थी, मेयर जाने थे वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के हाई कमिश्नर ने स्पेशल गेस्ट अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था। उन्होंने, वो तो सिंगापुर की सरकार तय करेगी किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तो तय नहीं करेंगे प्रोग्राम किसका है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जब वहाँ पे भारत का नाम रोशन होता, भारत के एजुकेशन और हेल्थ की चर्चा होती, तो हमारे जैसे 130 करोड़ लोग, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण नहीं, मैं देश का नागरिक होने के कारण मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि किस तरीके से हमारे देश का वो हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में चंद्रशेखर जी, दिल्ली की एजुकेशन मॉडल की चर्चा हो रही है, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, वहां पे चर्चा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली मॉडल का हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर कहते हैं नहीं जी ये तो पेड न्यूज है, ये तो पेड न्यूज है। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसका स्पेशल रिप्लाई किया और उसी न्यूज में, उसी पेपर में एक और खबर चली चंद्रशेखर जी, नरेंद्र मोदी जी का देश भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। यहाँ पे जिस प्रदेश की जनता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नकार के भेज देती है, वहाँ पे चोर दरवाजे के तहत, अपने तोता मैना के तहत, अपने सीबीआई और ईडी के तहत वहाँ की सरकारों को गिराने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है ये संघी ढांचे के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे देश की खूबसूरती है उसको तो रहने दीजिए। आज अरविंद केजरीवाल है, कल कोई और केजरीवाल है। ठीक है भाई, ठीक है, नफरत क्यों पाल ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। इंदुकांत जी, आपने सुना, जो जवाब मैंने मांगा वो नहीं दिया है, बाकी इन्होंने भी बखान तो खूब कर दिया है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में आलोक वत्स जी और अभिषेक तिवारी जी के बीच में एक बहुत मासूम सी आवाम खड़ी है, उसके बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि उसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके राजनीतिक द्वंद्व में हमें फायदा मिलना कब शुरू होगा। देखिए, उसने तो जब 2013 में मेरे ख्याल से रामलीला मैदान ही था जहां पे शपथ ग्रहण कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, और मैं उसको कोट करता हूं, जब वहां पे उन्होंने गाना गाया था कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, तो उसके फूट फूट कर भावुक होकर के आंसू निकले थे, रोम रोम खड़े हो गए थे। लेकिन उसके बाद जिन्होंने कहा मैं कांग्रेस की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखूंगा, छूंगा नहीं, उसी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। उन्होंने कहा था, जो अभी सवाल उठाया उन्होंने ठीक उठाया, भाजपा के मेरे ख्याल से आलोक जी हैं, मैं देर से जुड़ा हूँ, आऊंगा मैं अभिषेक जी, कि गाड़ियों का उपयोग नहीं करूंगा। आपको याद होगा कैसे शुरू में जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, वैसे अपने वो वैगनार से आया करते थे, वो एक पोस्टर बॉय की तरह उनकी कार थी। किस तरह से वो 2 कमरे के अपने फ्लैट में से आते थे जाते थे, वो एक चर्चा का विषय था, वो दुनिया में चर्चा का विषय था वास्तव में, क्योंकि वही उनका चरित्र था जो देख के देश के लोगों ने आगे बढ़ाया। देश के लोगों ने इसीलिए केजरीवाल जी को नहीं आगे बढ़ाया था कि वो
जब सत्ता में पूरा काबिज हो जाए तो अपने पार्टी के अंदर ही इनर डेमोक्रेसी की हत्या कर दें। मैं ये शब्द का उपयोग कर रहा हूं, खराब लगेगा अभिषेक जी को। जिस तरह से योगेंद्र यादव जी को, जिस तरह से कुमार विश्वास जी को, जिस तरह से आशुतोष जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को उन्होंने क्या क्या उम्मीद की होगी, जिस तरह से प्रशांत भूषण को, शांति भूषण को, मैंने पहले ही कहा आपके यहाँ की एडमिरल एल रामदास को ये सिफारिश करके लेके आए थे कि हमारी लोकपाल बनिए। लेकिन जब पहली बार बड़ी छटनी का इन्होंने अपने यहाँ मीटिंग किया, उस मीटिंग में जब इन्होंने अपनी चीजों को अप्रूव करने के लिए कहा और एडमिरल एल रामदास ने उसको अप्रूव इनकी इच्छा अनुसार नहीं किया तो अपने लोकपाल को ही आउट कर दिया। तो आप ये बताएं कि अभी भी जिस चर्चा पे बातें हो रही पूरे देश में, जहां से चर्चा शुरू हुई आबकारी नीति, उस आबकारी नीति से गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। मैं कहता हूं कि इनकी सारी बातें सही मान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए अभिषेक जी अभिषेक तिवारी जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए जी। देखिए, मैं आऊंगा आपके पास। जब आपने दिल्ली में लोगों को बस देने की बात कही, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की, उसकी खूब चर्चा हुई। कितनी बस देने की बात कही थी, कितनी जगह पे फ्री वाईफाई देने की बात कही थी, कितना दिया, जनता देख रही है। अप्रिशिएट करेगी तो वोट देगी, नहीं अप्रिशिएट करेगी तो आपको आउट कर देगी, ये तो जनता है, सब जानती है। लेकिन आज जब आबकारी नीति पे बात आई तो आपने कहा कि बहुत अच्छी, एकदम क्रांतिकारी आबकारी नीति लेकर के आए थे, लेकिन आपने पूरा गोल पोस्ट ही बदल दिया। इधर आबकारी नीति पे चर्चा हो रही है, सीबीआई के रेड्स हुए, आपने तो राहुल गांधी और कांग्रेस से आगे बढ़ के जब उनके यहाँ ईडी का रेड हो रहा था तो वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पूछताछ हो रही थी। तो पूरे देश में, मतलब उसके बाद जब सवाल उठे पूरे देश में चंद्रशेखर जी कि आपने लोगों की गरीबी पे, लोगों के रोजगार पे, शिक्षा पे, महंगाई पे क्या काम किया, तब उन्होंने योजना बनाई कि हम देश भर की यात्रा करेंगे। अभी तक तो एकदम मौन थे। उसी तरह के एकदम ठीक उसी तर्ज पे सीख के इन्होंने क्या किया, जब आबकारी नीति पे आया तो पहला काम किया कि आबकारी नीति वापस ले ली। अगर वो बहुत अच्छा दूध का धुला सोने चांदी का बना था तो वापस क्यों ले लिया आपने? और उस पे जवाब देने के बजाय आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, एक चीज बहुत साफ है, हम लोग इस चीज को बहुत अंदर तक नहीं जानते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, वो वक्त बताएगा, जांच में चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन जब आदमी गोल पोस्ट चेंज करता है तो पहला संशय हो जाता है कि आप उस पर जवाब न दे करके सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, अरे न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को हम लोग जर्नलिस्ट नहीं जानते हैं। देखिए मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं उस पर, लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट जो निकला, क्या उसको आपको नहीं पता है कि उसमें शर्तें थी कि ऐसे आदमी को हम अप्लाई करिए जो भारत के मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता हो, ऐसा आदमी हो जो तमाम एनजीओ के काम के बारे में लिखता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सरकारी नीतियों की आलोचना कर सके। तो उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? लास्ट बात में कहकर चंद्रशेखर जी अपनी बात खत्म करूंगा। तीस्ता सीतलवाड़ का केस एक बड़ा एग्जाम्पल है देश के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप भरोसा करते हैं तो हाल फिलहाल में जब रिव्यू गया था मामला तो उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में लिखा कि तीस्ता सीतलवाड़ और कुछ एनजीओ मिलकर देश में जिस तरह से न्यायपालिका का, मीडिया का दुरुपयोग करके एक नेक्सस चला रहे थे, उसको तोड़ने के लिए उनसे गंभीर पूछताछ की जरूरत है और जरूरत पड़े तो अरेस्ट भी करना चाहिए। और आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? तो जिस सुप्रीम कोर्ट में तमाम बार तीस्ता सीतलवाड़ जैसी एक्टिविस्ट को सो कार्ड कितनी बार रिलीफ दिया था, गिरफ्तारी से बचाया था, उसी के डायरेक्शन पे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ चल रही है। और उसी ढंग का नेक्सस ये न्यूयॉर्क टाइम्स का भी मैं मानता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं बहुत से वहां के पत्रकारों को। अभिषेक जी चाहेंगे तो बता दूंगा। जी आलोक जी, 1400 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है घोटाले का एलजी पर अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर लगाया तो उसके सबूत है, उनको कोर्ट में ले जाए। तो पब्लिक में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से थोड़ी होगा। जब उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग विभाग में थे तब 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया था वहां पे, पता नहीं कब थे। तो उनको ले जाए कोर्ट में। ठीक है। अरविंद केजरीवाल इज एवरीडे चेंजिंग हिज गोल पोस्ट। ठीक है, चलिए अभिषेक जी समय समाप्त हो रहा है, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए जल्दी से संक्षिप्त। मैं कह रहा हूँ इंदु जी जो बात कर रहे थे मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा
भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तो दिल्ली की जनता बखूबी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी, अपने विपक्ष अरविंद केजरीवाल को लोकप्रियता पे मोदी जी पूरी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। अभिषेक तिवारी जी, आलोक वास जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमला कर रही है और अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस राजनीतिक द्वंद्व के बीच में जनता कैसे जीतेगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।